नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी बार किसकी सरकार। मैं हूं पेनाज त्यागी और बदलापुर एनकाउंटर को सवाल उठ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, कोर्ट की टिप्पणी हो रही है, तो लेकिन इसका क्रेडिट लेने के लिए राजनीति भी भरपूर हो रही है। पूरी खबर आपको डिटेल्स से बताएंगे, कैसे महाराष्ट्र के आगामी चुनावों के लिए ये बड़ा मुद्दा बन सकता है और कैसे इस पर क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। लेकिन सबसे पहले देखिए कि यौन शोषण के आरोपी अक्षय शिंदे की पिता की याचिका पर मुंबई हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस सुनवाई में हाईकोर्ट ने अभय शिंदे की मौत पर एक बड़ा कमेंट किया। हाईकोर्ट ने पुलिस से पूछा कि क्या आप सीधे सर में गोली मार देते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि पहली नजर में एनकाउंटर में गड़बड़ी लग रही है। अदालत ने पिस्टल पर लगे फिंगरप्रिंट की जांच के लिए कहा। कोर्ट ने यह भी कहा कि इसे हम एनकाउंटर नहीं कह सकते। पिस्टल कैसे अनलॉक हुई, इस पर यकीन करना भी मुश्किल है। अदालत ने यह भी पूछा कि 4 पुलिसकर्मी भी मिलकर अक्षय को रोक क्यों नहीं सके। आपको बता दें कि अक्षय शिंदे की जिस तरह से जब उसको बदलापुर लाया जा रहा था, जो उसकी बीवी ने उसके ऊपर अप्राकृतिक संबंधों का जो एक और अन्य मामला दर्ज कराया था, जिस संदर्भ में पूछताछ के दौरान एक अलहदा एफआईआर दर्ज हुई थी, तो उस संदर्भ में उसे पूछताछ के लिए लाया जा रहा था। तो यहाँ पर सवाल उठे थे कि जो एसओपीज होते हैं, हालांकि उसकी जांच के लिए अलग से कमेटी बन चुकी है, जो एसओपीज होते हैं वो फॉलो हुए हैं कि नहीं। इस संदर्भ में जब शिंदे के पिता ने हाईकोर्ट में अपनी अपील दाखिल की, तो उस पर आज सख्त टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने सवाल उठाए। इस बीच जाहिर सी बात है, राजनीति इस मुद्दे पर होनी ही थी। महाविकास अघाड़ी भी सवाल उठा रहा है लगातार, लेकिन महायुति में इस पर एक अलग तरह की लड़ाई चल गई। पोस्टरबाजी, बदलापुर का बदला किसने लिया, इसके लिए पोस्टर में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। और ये कैसे हो रहा है, ये आपको 2 तस्वीरों के जरिए समझाते हैं। एक पोस्टर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का है। उनकी तस्वीर के आगे लिखा है बदला पूरा, यानी कि कहीं ना कहीं एक तरह से क्रेडिट, एक हीरो दिखाने की कोशिश की जा रही है। देवेंद्र फडणवीस का ये पोस्टर आप देख रहे हैं, बदला पूरा इस पर लिखा हुआ है। उनके हाथ में पिस्टल राइफल है। पोस्टर को एग्रेसिव बनाया गया है, लाल रंग की थीम दी गई है, यानी कि कहीं ना कहीं एक एग्रेशन, एक हार्ड टफ लीडर के तौर पर फडणवीस को, जो जीरो टॉलरेंस है अपराध, महिलाओं के खिलाफ अपराध की, उस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। दूसरा, एक अखबार में दिया गया ऐड है, मराठी अखबार में यह ऐड छपा है। यहां पर एकनाथ शिंदे को, बाला साहब ठाकरे की तस्वीर को भी जगह दी गई है और वहां धर्मवीर लिखा है। पुलिस की थ्योरी है, बदलापुर कांड के आरोपी ने पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर गोलियां चलाई और जवाबी एक्शन में मारा गया। सवाल यह है कि जब एनकाउंटर की जांच चल रही है, तो फिर क्रेडिट वाली राजनीति क्यों हो रही है। बदलापुर यौन शोषण पर बवाल काफी मचा था, राजनीतिक मुद्दा बना था। विपक्ष ने देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे तक की मांग कर डाली थी और अब एनकाउंटर के बाद बदलापुरा वाली लाइन के साथ उनका पोस्टर जगह जगह चस्पा पड़ा हुआ है। सवाल सीएम शिंदे पर भी उठाए गए थे और अब धर्मवीर की टैगलाइन वाला फोटो अखबार में छप गया है। लेकिन सवाल यह है कि भाई, क्या महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, या फिर आगामी चुनाव में सीएम फेस कौन होगा? क्या एकनाथ शिंदे को चेहरा बनाकर चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी राजी रहेगी? क्योंकि अब साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो एकनाथ शिंदे को क्या आप आगे करेंगे? क्योंकि जब सरकार बनी थी, तब तो सरकार बनाना था। शिंदे जो है शिवसेना को तोड़ कर ला रहे थे, नंबर पूरे कर रहे थे, तो उनको सीएम कुर्सी देना एक अलग बात हो गई थी। लेकिन अब जब आप चुनाव में जा रहे हैं, तो क्या आप शिंदे को कुर्सी देंगे? क्या शिंदे को हटाना आसान होगा? तो ये तमाम सवाल हैं। क्या वो अपनी दावेदारी छोड़ेंगे? तो एक तरह से क्रेडिट वॉर, पोस्टर वॉर यहां पर दबी जबान में चल रही है। मुंबई के कई इलाकों में देवेंद्र फडणवीस के बैनर लगाए गए हैं, जिसपे कई जगहों पर तो ये लिखा हुआ है कि बदला पूरा, तो वहीं कई जगहों पर लिखा हुआ है की शिवरायांचा महाराष्ट्रात महिलांवर अत्याचार करण्यास असाच न्याय मिळणार, हैशटैग देवाचा न्याय। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि ये बैनर साकीनाका जंक्शन के पास लगाया गया है और ऐसे कई बैनर शहर के अलग अलग हिस्सों में लगाए गए हैं। वहीं आपको बताएं कि कुछ जगहों से बैनर उतार भी लिए गए हैं, जिसमें बंदूकधारी देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे हैं और उस बैनर पर लिखा गया है बदला पूरा। तो अब इस मामले में एक तरफ जहां सरकार पुलिस का समर्थन कर रही है, तो वहीं विपक्ष लगातार पुलिस पर सवाल खड़े कर रही है और यही कारण है कि अलग अलग बैनर शहर में हमें देखने को मिल रहे हैं। हमने देखा कि बीजेपी की तरफ से भी बैनर लगाए गए हैं, जिस पर लिखा गया है कि किस तरह से पुरानी सरकार में, यानी कि महाविकास अघाड़ी की सरकार में पुलिस हफ्ता वसूली करती थी। उस पर सचिन वाजे की तस्वीर भी आपको देखने को मिलेगी। तो वहीं दूसरी तरफ लिखा गया है कि कैसे अब सरकार जब है महायुति की, तो उसमें सरकार और पुलिस उनकी सुरक्षा करती है। और इन पोस्टर्स से महाविकास अघाड़ी को भी टारगेट किया गया है। देवेंद्र फडणवीस वाले कुछ पोस्टर्स में उद्धव ठाकरे की तस्वीर है। इसमें महाविकास अघाड़ी और महायुति की सरकार का फर्क बताया गया है। यह मैसेज देने की कोशिश की गई है कि महाविकास अघाड़ी की सरकार में पुलिस वसूली किया करती थी।
एक ऐसा ही बैनर दिखाते हैं। बैनर पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से महाविकास अघाड़ी और महायुति की सरकार में फर्क, यानी कि जो डिफरेंस है वो बताने की कोशिश की गई है। अगर आप देखें तो जिस तरफ महाविकास अघाड़ी का पोस्टर बना हुआ है वहां लिखा हुआ है कि कैसे पुलिस जब महाविकास अघाड़ी की सरकार थी उस दौरान वसूली करती थी। अगर आपको अनिल देशमुख का किस्सा याद हो, सचिन वजे का किस्सा अगर आपको याद हो, तो किस तरह से 100 करोड़ रुपए की फिरौती को लेकर ये पूरा मामला आगे बढ़ा था और किस तरह से बीजेपी लगातार उनके ऊपर आरोप लगाती रही है, ये बात भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वहीं अगर आप महाविकास अघाड़ी के दूसरे छोर पर कोने में देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ किस तरह से जो बैनर लगा हुआ है वहां पर जो तीनों लोगो हैं, तीनों पार्टियों के लोगो आपको नजर आएंगे, वो उल्टे बने हुए हैं। अगर आप देखें तो कांग्रेस का भी इस पर पोस्टर जो है लोगो है वो भी बना है, शिवसेना का भी है, एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट का भी बना है। तीनों के लोगों को उल्टा लगाया गया है। वहीं बैकग्राउंड में जो नोट हैं वो दिखाए गए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि कैसे पुलिस महाविकास अघाड़ी के सरकार में सरकार के लिए वसूली करती थी। वहीं अगर दूसरी तरफ आप चलें, दूसरे हिस्से को देखें तो देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर बनी हुई है, भाजपा का नाम लिखा हुआ है और लिखा है पुलिस जनतेसाठी हिशोब करना, यानी कि जनता के लिए पुलिस जो है वो हिसाब करेगी। जिस तरह से बदलापुर प्रकरण सामने आया है उसके बाद पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे को घेरने में जुटे हुए हैं। बदलापुर एनकाउंटर पर पोस्टरबाजी को लेकर ओवैसी भाईजान का भी बयान आ गया है। बदला पूरा हो गया तो सरकार इस बात को मान रही है कि कोर्ट से सजा नहीं दिलाएंगे, ऑनरेबल जज साहब सजा नहीं देंगे, हम बदला लेंगे। देखिए, ये जो बदला लेते हैं ना, ये जो लोग बदला लेने वाले होते हैं, ये गैंगस्टर माफिया होते हैं। संविधान में इंसाफ होता है, जस्टिस होता है, और कोर्ट के जरिए से उस खाती को जब सजा दी जाती है तो बदला नहीं होता, वो जस्टिस होता है। आप बदला लेकर नहीं मार सकते, आप जस्टिस करके उसकी आप कैपिटल पनिशमेंट दे सकते हो उनको, वो जस्टिस होगा। तो ये पोस्टर लगाने का मतलब ये है कि बीजेपी इस पर अपनी रोटी सेक रही है और उसको बदला कह रही है। हम जस्टिस का मुतालबा कर रहे हैं। अक्षय शिंदे के पिता ने हाईकोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग की है। आरोपी अक्षय शिंदे का पोस्टमार्टम हो चुका है। इसमें उसकी मौत का कारण गोली लगने के बाद ज्यादा खून बहना बताया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा खून बहने के कारण अक्षय शिंदे की तुरंत ही मौत हो गई। 5 डॉक्टरों की टीम ने जेजे अस्पताल में अक्षय शिंदे का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम की यह कार्रवाई 5 से 7 घंटे तक चली। अक्षय शिंदे की बॉडी और रिपोर्ट अस्पताल की तरफ से मुंब्रा पुलिस को सौंप दी गई है। पुलिस का कहना है कि उसने अपनी रक्षा में अक्षय शिंदे पर फायरिंग की, लेकिन विपक्ष को इसमें साजिश नजर आ रही है। विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं कि बदलापुर के जिस स्कूल में मासूम बच्चे के साथ दरिंदगी हुई, उसके मैनेजमेंट को बचाने के लिए क्या यह एनकाउंटर किया गया। एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने सवाल उठाया, जब अक्षय शिंदे की आंख पर काली पट्टी बांधी गई थी, उसके हाथ में हथकड़ी लगी थी, तो उसने पुलिस पर गोली कैसे चला दी। संजय राउत ने भी ऐसे सवाल उठाए हैं। तो आदित्य ठाकरे ने पूछा कि बदलापुर स्कूल के ट्रस्टी अब तक कहां हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज की वोटिंग की, जो आज बढ़ चढ़कर हो रही है। जम्मू संभाग के रियासी, राजौरी और पुंछ जिले के अलावा घाटी में श्रीनगर और बड़गांव जिले की 26 सीटों पर आज 239 उम्मीदवारों की किस्मत मैदान में है। इनकी किस्मत का फैसला 25,78,000 मतदाता करेंगे। पहले फेज की 24 सीटों पर 61.38% मतदान हुआ था और आज भी बंपर वोटिंग की खबरें आ रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गांव के अंदर और सभी संवेदनशील इलाकों में पोजीशन ली हुई है और लगातार सर्च ऑपरेशंस जो हैं जगह जगह चलाए जा रहे हैं और बैरिकेडिंग की गई है। लगातार इंटेल इनपुट के आधार पर जो हैं सिक्योरिटी मूवमेंट्स बढ़ाई गई हैं, तो किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, लोकतंत्र का ये पर्व जो है वो बेहद शांतिपूर्ण तरीके से निपटे और उन इलाकों में भी लोग वोट डालें जहां पर कभी लोग आतंक के साए में डर से, आतंकियों के डर से वोट डालने से गुरेज किया करते थे। आपको बता दें कि रियासी में 64%, श्रीनगर में 23% वोटिंग की खबर है। शोपियां, बड़गांव और कुलगाम में भी आपको अपडेट आ रही है, वहां पर भी सुरक्षा चाक चौबंद है। इसके अलावा दूसरे चरण में से 6 जिलों की ये जो 26 सीटें हैं, इनमें ओवरऑल अगर एवरेज वोटिंग की बात करें तो 46.12% वोटिंग हुई है। रियासी में 64%, श्रीनगर में 23% वोटिंग हुई है। गांदरबल में 49% वोटिंग हुई है। राजौरी में 59%
वोटिंग हुई है। 26 सीटों पर ये वोटिंग चल रही है। दूसरे चरण में जम्मू कश्मीर में अब तक एवरेज, अभी वोटिंग में अभी टाइम है, आप देखिए कि अभी भी लगभग 2 से 3 घंटे का वक्त बचा हुआ है, क्योंकि आंकड़े जो होते हैं वो आधा 1 घंटा पहले के होते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी भी ये वोटिंग परसेंटेज इंप्रूव होगा, इसकी उम्मीद जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर में आपको बताएं कि 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। 10,370 हटने के बाद ये पहली बार चुनाव हो रहे हैं, और ऐसे में लोग जिस तरह से पहले लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, और उसके बाद अब जिस तरह से लोग लोकतंत्र के इस हिस्से में शरीक हो रहे हैं, और अब वो 370 पार्टियां भले ही अपने एजेंडे के हिसाब से उसे भुनाने की कोशिश करें, लेकिन जब ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्टर्स बातचीत कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई हमें नौकरी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लाइट बिजली पानी जैसे आम आदमियों की दिक्कत होती है, वही हमारी भी दिक्कत है। लेकिन इस बीच पार्टियां भी पूरा जोर शोर लगा रही हैं। 3 चरणों में जम्मू कश्मीर में मतदान होने हैं, तीसरा चरण अभी बाकी है, और इसीलिए प्रचार प्रसार भी खूब हो रहा है। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण की वोटिंग के बीच राहुल गांधी भी पहुंचे हुए हैं, और चुनाव देखने के लिए 16 अलग अलग देशों के कई राजनयिक भी वहां पर मौजूद हैं। ये बड़ा डेलीगेशन श्रीनगर के साथ साथ बड़गांव के पोलिंग बूथ पर भी चुनाव देखने के लिए पहुंचा। इनकी इस यात्रा का इंतजाम विदेश मंत्रालय ने करवाया है। विदेशी मेहमानों में अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि शामिल हैं। जिन देशों के राजनयिक चुनाव देखने के लिए आए हैं उनमें अमेरिका, मैक्सिको, गुआना, दक्षिण कोरिया, सोमालिया, पनामा, सिंगापुर, नाइजीरिया, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, नॉर्वे, तंजानिया, रवांडा, अल्जीरिया, फिलीपींस के दिल्ली स्थित मिशन के राजनयिक डिप्लोमेट्स जो हैं वो पहुंचे हैं। हालांकि इस यात्रा को लेकर विवाद भी हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी मोदी सरकार पर ही उल्टे निशाना साध रही है। विरोधी पार्टियां कह रही हैं कि भाई जब जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय पटल पर टिप्पणी करता है तो आप इसे अपना आंतरिक मामला बताते हैं, अभिन्न अंग कहते हैं, तो विदेशी राजनयिकों को कश्मीर चुनाव के दौरान क्यों लाया जा रहा है, क्या दिखाने की कोशिश है? समझ में नहीं आता। यही लोग जब जम्मू कश्मीर के बारे में कमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बयान आता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो हमारा अंदरूनी मामला है, इस पर दूसरों की दखल नहीं होनी चाहिए। अगर दखल नहीं होनी चाहिए, अगर इनके कमेंट्स आपको नहीं चाहिए, तो इनको यहाँ लाया क्यों जा रहा है? बाहर के डिप्लोमेट्स को लाया जा सकता है। तो मुझे ये बताएं ना, बाहर के जर्नलिस्ट को इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है? बाहर के किसी भी जर्नलिस्ट को जिन्होंने अप्लाई किया था इस इलेक्शन को कवर करने के लिए, उन्हें इजाजत नहीं मिली, लेकिन एक गाइडेड टूर टूरिस्ट की तरह इन डिप्लोमेट्स को लाके यहाँ इलेक्शन दिखाए जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अब बात राहुल गांधी की कर लेते हैं। बीच चुनाव राहुल गांधी जम्मू से कश्मीर घाटी तक एक्टिव हैं। जम्मू कश्मीर के चुनाव में हर पार्टी अपने अपने एजेंडे के साथ उतरी हुई है। सबसे बड़ा मुद्दा आतंकवाद का है। धारा 370 हटाए जाने के बाद घाटी से आतंकी और पत्थरबाजी की घटनाएं करीब करीब खत्म हो चुकी हैं, जिसका क्रेडिट बीजेपी लेना चाह रही है। दूसरा बड़ा मुद्दा 370 की बहाली, पूर्ण राज्य की बहाली का है। पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे एजेंडा बनाया है। और तीसरा मुद्दा जो है पूर्ण राज्य के दर्जे का, ये एजेंडा कांग्रेस का है। राहुल गांधी बार बार यही बात दोहरा रहे हैं। आज जम्मू में भी राहुल ने यही बात की। आपका लोकतांत्रिक हक आपसे छीन लिया गया है, और आज जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चलाते हैं। आज जम्मू कश्मीर को दूसरे स्टेट के लोग चलाते हैं। ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ है कि किसी स्टेट से हमने उनका अधिकार छीन लिया और स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदल दिया। पहली बार हुआ है, और मैं सही बोलूं तो ये कभी नहीं होना चाहिए। किसी और स्टेट के साथ ये कभी नहीं होना चाहिए। और मैं आपको यहां गारंटी देता हूं कि अगर बीजेपी ने आपको स्टेटहुड नहीं दिया तो हम विपक्ष में हैं, हम इंडिया गठबंधन का पूरा दम आपको स्टेटहुड दिलवाने में लगा देंगे। पार्लियामेंट का इस्तेमाल करेंगे, लोकसभा का इस्तेमाल करेंगे, राज्यसभा का, सड़कों में उतरेंगे और हम आपको जो आपका हक है वापस दिलाएंगे। और अगर किसी कारण बीजेपी ने नहीं माना तो फिर हम पहला काम, जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जो बनने जा रही है, पहला काम हम जम्मू और कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड देने का करेंगे।
लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। जम्मू कश्मीर में राहुल और अब्दुल्ला फैमिली साथ हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस है। इसके बावजूद बारामूला के सोपोर में राहुल की रैली से पहले उमर अब्दुल्ला का एक बड़ा बयान आता है। उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी के कैंपेन को लेकर ही सवाल उठा दी। नसीहत दी कि राहुल गांधी को जम्मू रीजन पर फोकस करना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है ना, गुड। I hope that after Rahul is done campaigning in 1 or 2 seats in Kashmir, he focuses in Jammu. Ultimately, what the Congress does in Kashmir is not that important. What the Congress does in Jammu is important. And unfortunately, Congress hasn't done as much in the plains of Jammu as we would expect them to do. The lion's share of the seats that the alliance gave in Jammu was to the Congress party. Yet the Congress's campaign in Jammu is yet to begin, and there are only 5 days of campaigning. So I hope that after Rahul is done campaigning on this one seat in the valley, the Congress focuses all its attention in the plains of Jammu. चलिए, दोनों साथ साथ हैं, लेकिन कहीं फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं तो कहीं इस तरह के बयान सामने आकर दोनों कितने मन से मिले हुए हैं ये साफ उजागर कर रहे हैं। बहरहाल जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच अलायंस तो है, लेकिन इन दोनों के बीच घाटी की सोपोर सीट और जम्मू रीजन की बनिहाल, नगरोटा, किश्तवाड़ और डोडा की सीट पर आम सहमति नहीं बन सकी थी। दोनों दलों ने इन सीटों पर अपने अपने कैंडिडेट उतारे थे। शायद जिन सीटों पर अलायंस नहीं है वह राहुल की रैली नेशनल कॉन्फ्रेंस को भा नहीं रही है। आज मोदी हरियाणा पहुंचे, लेकिन उनकी नजर जम्मू कश्मीर के चुनाव पर लगातार वहां से भी बनी हुई थी। आज जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान भी हो रहा है। ये मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। लोग सुबह से ही वोट डालने के लिए कतारों में लग गए हैं। पहले चरण में जिस तरह जम्मू कश्मीर में वोटिंग का रिकॉर्ड टूटा, वो भी दुनिया ने देखा है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों की सराहना करूंगा, उन्हें बधाई दूंगा कि वो लोकतंत्र के इस पर्व में उतने उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं। और बात करते हैं दूसरे चरण के वीआईपी कैंडिडेट्स की। इस फेज के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा, बीजेपी जम्मू कश्मीर के चीफ रविंद्र रैना, अल्ताफ बुखारी और अशोक भट्ट जैसे दिग्गज नेता मैदान में उतरे हैं। उमर अब्दुल्ला 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। एक सीट गांदरबल है और दूसरी बड़गांव है। रविंद्र रैना नौशेरा सीट से चुनावी मैदान में है। अपना पार्टी के अल्ताफ बुखारी चांदपुरा सीट से लड़ रहे हैं। हब्बा खदल सीट से बीजेपी के अशोक भट्ट और सेंट्रल शाल्टेंग सीट से तारिक हमीद कर्रा मैदान में उतरे हुए हैं। मुबारकबादी जम्मू कश्मीर के लोगों को, ये उनकी अनथक कोशिश का नतीजा है कि आज एक बार फिर वो जमहूरियत का सूरज देखने निकले हैं। ये तब्दीली जो लोगों की सोच में आई है, वो इस उम्मीद से आई है कि उनके हुकूक को जो पामाल किया जाता था, अब उनका खास ख्याल रखा जाएगा। बात वोटर्स की करें तो उनके लिए रोजगार, विकास, महंगाई जैसे कॉमन मुद्दे हैं, जैसा देश के किसी भी राज्य के चुनाव में हम देखते हैं। इस चुनाव में न सिर्फ वोटर्स बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि उनके जो मुद्दे हैं वो अब उन तमाम भड़काऊ मुद्दों से अलहदा आम आदमी के मुद्दे बन गए हैं, जिसमें बिजली है, पानी है, रोजगार है, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, शिक्षा सेवाएं हैं। तो वो तमाम इन मुद्दों पर रहकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये इलाका हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर इन चीफ और जिहाद काउंसिल के प्रमुख सईद सलाहुद्दीन का गांव है। यहाँ अक्सर चुनावों के दौरान बाइकआउट रहता था, लेकिन 35 सालों के बाद यहाँ की तस्वीर बिल्कुल अलग है। पिछले चुनावों के मतदान पर नज़र डालें तो 1% के आसपास यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज देखी गई है, लेकिन आज सुबह से ही यहाँ जितने भी पोलिंग स्टेशंस है वहाँ पर लंबी लंबी कतारों में लोग अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुँच रहे हैं।